बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। नाज़रीन, अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारी इल्मी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी, सीखने को भी मिलेंगी। असल में इस चैनल का मकसद ही बस एक ही है, आसानी से और बिल्कुल मुफ्त इल्म हर एक तक कैसे पहुँचे। इंसान अपने आप को पहचाने और अपनी ताक़तों को खिदमत खल्क़ के लिए इस्तेमाल करें। जादू की, योगा की, औलिया इकराम के वाक़यात, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के, राजाओं के वाक़यात, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को अभी आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री एंड फैक्ट्स ऑफ मैथोलॉजी एंड सॉर्सरी, तारीख़ और हकीकत, अफसाना और जादू की। इस सीरीज़ में इंशाअल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जादू की बहुत सारी अक़साम, बहुत सारे जादूगर, बहुत सारे वज़ाइफ, वेद मंत्र, बीज मंत्र, साबर मंत्र, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। असल में इस सीरीज़ को चलाने का मकसद क्या है? हम तो ये सब चीज़ें करते नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर और पेशतर मैंने ये देखा है कि आमिलीन, दो वजह हैं असल में इस सीरीज़ के ऊपर बात करने के लिए। अक्सर और पेशतर मैंने देखा है आमिलीन क्या होता है, बहुत सारे आमिलीन, छोटी के आमिलीन हैं, वो जब डायग्नोस करते हैं ना तो कुछ चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। जैसे फ़लाने को चढ़ा दिया गया है, हनुमान को चढ़ा दिया गया है, काली को चढ़ा दिया गया है, बिठा दिया गया है, उसके ऊपर मुठ चला दिया गया। मुठ असल में आकर के ज़र्ब को कहते हैं, अमलियात की ज़बान में इसको ज़र्ब कहते हैं। तो ये फ़लाने की ज़र्ब लगी हुई है, फ़लानी ज़र्ब लगी हुई है। तो डायग्नोस होने के बाद में है ना, आमिलीन हालांकि इलाज कर सकते हैं उसका, लेकिन वो थोड़ा डर जाते हैं। जब दिल में थोड़ा सा खरखशा आता है ना कि अरे ये तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है, तो क्या होता है, हमारी ताकत उसमें कमज़ोर हो जाती है। हालांकि वो काम कर सकते हैं, उनके पास उतनी काबिलियत होती है, लेकिन ये खरखशे की वजह से नुकसान हो जाता है। तो जब हम इस चीज़ को क्लियरली जब हम जान लेंगे ना कि एक्चुअल में है क्या, तो हमको इसके ऊपर काम करने में भी आसानी हो जाएगी। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, जो नए नए आमिलीन हैं उनके लिए ये कितना ख़तरनाक है, इसके लिए मैं मिसाल ज़र्ब की देता हूँ। मुठ जिसे कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जिसे बोलते हैं ना कि मुठ चलाया गया है, वो जितने टाइम का वो मुठ चलाते हैं ना, ज़र्ब लगाते हैं, उतने टाइम के अंदर वो आदमी मर जाएगा। ये सिर्फ मारने के लिए करते हैं, सिर्फ बुरे काम के लिए ही करते हैं। इसको सिद्ध करने का, इसको जारी करने के बहुत सारे तरीक़े हैं, हम उस तरीक़ों पे बात नहीं करेंगे। हम मुठ कितना ख़तरनाक होता है इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ, ताकि ये जो नए नए आमिलीन होते हैं, जो शौक़िया तौर पर बस कोई एक यूट्यूब में देखा, किसी किताब में पढ़ा और एक छिल्ला कर दिया और काम करने जो शुरू हो जाते हैं ना, उनके लिए ये नसीहत है। तो मेरी ये जो वीडियो, ये जो सारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आप थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि इसके अंदर इसको बताने का और एक भी मकसद है। क्योंकि आखिर में जो है ना, मैं आपको एक ऐसा हथियार दूंगा इंशाअल्लाह जो मुझे मेरे ख़ानदान से मिला है। मेरे नाना हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद शरीफ क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ से हमें हमारे ख़ानदान में मिला है। और बाद में उसके बाद में मुझे बहुत बड़े साहिब मज़ार से भी ये चीज़ की अता हुई है। ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है जो मैं सबसे आखिर में आपको दूंगा इंशाअल्लाह। ये ऐसा हथियार है जो धज्जियाँ उड़ा देगा। किसी भी किस्म का अगर मुठ हो, किसी भी किस्म की चौकी हो, किसी भी किस्म का अगर काली बिठा दी गई हो या हनुमान बिठा दिया गया हो, जो भी हो, सबका तोड़ है। बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये।
ये चीज़ इंशाल्लाह मेरी तरफ़ से आप सबको, हाफ़िला इखलास के नाज़रीन को और मेम्बरान को मेरी तरफ़ से ये तोहफ़ा होगा। असल में मुट क्या होता है, ये जब चलाते हैं ना किसी के ऊपर कि इसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म करना है या 48 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, या फिर इसको बिस्तर का करके 2 साल 2.5 साल में मारना है, ढाइया रख लिए, 60-70 रख लें, जो भी है, ये इतना ख़तरनाक होता है कि जो इसको चलाता है ना वो ख़ुद डरता रहता है। जो ये ज़र्ब लगाता है, जो ये ज़र्ब जारी करता है, वो ख़ुद सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसकी वजह क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मतलब अगर एक, जैसे कि एक तीर अगर निकल गई कमान में से तो ये अपने टारगेट को मार के ही ख़त्म होगा। ये मिज़ाइल जब निकल जाती है ना तो अपने टारगेट को फिनिश करके ही ख़त्म होगा। ये इतना ख़तरनाक होता है। अगर खुदा ना खास्ता जिस आमिल ने ये मुट को भेजा है, ये मुट चलाई है, मारा है या ज़र्ब मारी है, उससे भी अगर बड़ा बाप हो, जैसे कि मैंने बताया कि आखिर में मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, अगर किसी ने इस वजीफ़े का छिल्ला करके रखा है तो सबका बाप होता है। अगर आप इसका छिल्ला कशी कर लें, इसके ऊपर मेहनत कर लें, आपके नाम से भी थर थर काँपेंगे जादूगर। वो मैं बताता हूँ किस लिए डरते हैं। तो जो मुट चलाने वाला होता है ना, वो इसलिए डरा हुआ होता है कि अगर कोई उसका बाप है, अगर कोई इसको घुमाना जानता है, रोकना जानता है, तो फिर ये सीधा वापस उसी के पास आएगी। ये इतनी डेंजर होती है। जब आप जादू का उतारा करते हैं तो 3 लोगों की जान ख़तरे में होती है। मुट का जो उतारा करते हैं, जो उसको रोकते हैं, इसमें 3 लोगों की जान ख़तरे में होती है, अटकी हुई होती है। एक जिसने भेजा है, दूसरा जिसके ऊपर भेजा है, तीसरा जो उसको तोड़ने की या रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर नौसिखिया अगर कोई आमिलीन इसके अंदर हाथ डाल देना, उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से सीधा उस आमिल पे फिर जाएगी। अगर वो पावरफुल है, ताकतवर है, इसको रोक सकता है, इसके पास कुछ ऐसा वजीफ़ा है या बुज़ुर्गों का साया है, तो अगर ये मुट को रोक देगा ना, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, घुमाएगा, तो असल में वो अपने मरीज़ के ऊपर से उतारता है। बस जो नेक आमिल होते हैं उतना ही काम करते हैं, लेकिन ये मुट का काम ऐसा होता है कि ये वापस घूम जाती है, जिसने चलाया है ना उसको जाकर मार देती है। तो ये 3 लोगों की जान ख़तरे में रहती है। तो ये ख़तरे का क़िस्सा है, इसीलिए भी मुझे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, क्यों इस वजीफ़े, आपका नाम सुनते ही क्यों जादूगर लोग डरेंगे? क्योंकि ये वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जो किसी भी मुट को रोक भी सकती है, फिरा भी सकती है, घुमा भी सकती है, तोड़ भी सकती है, कोई भी चौकी हो। तो आप इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को रेफ़र करूँगा। ये सारी सीरीज़ के अंदर बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे, मैं इसके पॉइंट्स के ऊपर रेफ़र करूँगा। आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी अहमियत के बारे में जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस वजीफ़े में आती हैं। तो आपको इस वजीफ़े की क़दर और अहमियत मालूम होगी कि कितना पावरफुल है और कितना ताकतवर, और क्यों इतना ताकतवर है, ये भी आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को कामरूप नगर से। इसको कामरस नगर भी कहा जाता है, कामरूप नगर भी कहा जाता है। असल में हिस्ट्री के अंदर इसके 2 नाम हैं, एक कामरूप नगर और एक प्रगज्योतिषा। प्रगज्योतिषा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, जो मैथोलॉजिकल बुक्स हैं पुरानी, उसके अंदर इसको प्रगज्योतिषा के नाम से जाना जाता है, कामरूप नगर को। कामरूप नगर अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस देखें, आर्कियोलॉजिकल अगर एविडेंस देखें, तो ये 350 CE के अंदर नक्शे में आता है। इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद फोर्ट के अंदर एक इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं उसको, अशोका स्तंभ भी कहते हैं और इलाहाबाद पिलर भी कहते हैं उसको, जो इलाहाबाद के फ़ोर्ट के अंदर है, जो आज मिलिट्री के अंडर में है। इस फोर्ट के ऊपर कुछ चीज़ें एनग्रेव की गई हैं। असल में गुप्ता डायनेस्टी से इसके ऊपर कुछ एनग्रेव किया गया है। गुप्ता डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी हिंदुस्तान के अंदर। ये सेंट्रलाइज हुआ करते थे और इनकी सरहदों के ऊपर छोटी छोटी दूसरी हुकूमतें जो होती थी वो इनके अंडर में होती थी। 350 CE के अंदर समुद्रगुप्ता, जो गुप्ता डायनेस्टी के उस वक्त में राजा थे, उन्होंने कामरूप नगर और वहाँ के राजा का नाम उस पत्थर पर एनग्रेव किया गया हुआ है। तो हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हमको मिलता है वो 350 CE का मिलता है।
उसके बाद में इसके ऊपर हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से ही 3 बड़ी बड़ी हुकूमतों ने, डायनेस्टीज़ ने इसके ऊपर रूल किया है। एक वर्मन डायनेस्टी, एक मलिशा डायनेस्टी और दूसरी पाला डायनेस्टी। दूसरा इसके अंदर कोई हमें हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ नहीं मिलता। 350 की सीई का जो एविडेंस मिलता है, उसके बाद में 1140 सीई में ये हुकूमत मतलब कामरूप नगर डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद में नक्शे से गायब हो गया। हैरानी की बात यह है, इतना मशहूर जादू नगरी में तो ये बहुत मशहूर शहर है कामरूप नगर, इतना मशहूर शहर, लेकिन ज़मीन के ऊपर इसकी कोई निशानी 350 सीई से पहले की नहीं है। बहुत सारी स्टोरियाँ आपको कामरूप नगर के बारे में मिलेंगी। प्रगज्योतिषा के बारे में आपको बहुत सारी स्टोरियाँ, मैथोलॉजिकल स्टोरियाँ बहुत सारी मिलेंगी कामरूप नगर के। इसका दूसरा नाम है माया नगरी, इसीलिए ये ज़मीन पे होते हुए भी रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो ये है आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री एविडेंस इस डायनास्टी का। अब हम आगे जाते हैं, इसके मैथोलॉजिकल एविडेंस कहाँ तक जाते हैं। आपको पहले भी नक्शा दिखाया गया है कामरूप नगर का स्क्रीन के ऊपर, फिर मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा गौर से देख लें। ये भूटान, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा, ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर बिहार भी आता है और कुछ हिस्सा भूटान का भी आता है, कुछ हिस्सा बंगाल का भी आता है, बांग्लादेश का भी आता है, जो आज बांग्लादेश है उसका भी आता है। ये इतना बड़ा राज्य था। तो इतने बड़े राज्य, इतनी बड़ी जगह ज़मीन के ऊपर, और जिसके 350 सी से पहले के कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये थोड़ा हैरानी की बात है। इसीलिए इसका दूसरा नाम माया नगरी भी कहा जाता है इसको। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं इसमें से कुछ वाक़यात आपको बताऊंगा जो मैंने अथेंटिकली, किसी मेरे दोस्त हैं पंडित कुछ गुजरे हैं बॉम्बे के, उनसे मैंने सुना है इसके बारे में कुछ वाक़यात, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब हम आते हैं मैथोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। मैथोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से ये जो वर्मन डायनेस्टी, मलिशा डायनेस्टी, जो पाला डायनेस्टी जो थी, ये अपने आप को कहते थे कि हम नरकासुरा की नस्ल से हैं, नरकासुरा की बच्चे हैं। नरकासुरा एक राक्षस गुजरा है तारीख में। नरकासुरा राक्षस जो है ना, असल में आकर के ये जिन्नात की एक किस्म है। ये जिन्नात हैं जिनको मैथोलॉजी में राक्षस कहा जाता है। आपको पता है जिन्नात के अंदर मोमिन भी हैं और गलत भी हैं, दोनों हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जीज, फोर्सेस दोनों उसमें भी मौजूद हैं। तो नरकासुरा जो था वो एक राक्षस था। इसकी स्टोरी पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी। जो कि भौमा डायनेस्टी का फाउंडर था। प्रगज्योतिषा की भौमा डायनेस्टी, एक डायनेस्टी गुजरी है, दानवा डायनेस्टी के बाद में एक डायनेस्टी गुजरी है जिसे भौमा डायनेस्टी कहते हैं। उसका फाउंडर था नरकासुरा। इसके बेटे के बारे में आकर के महाभारत के अंदर भी इसके बारे में एक एविडेंस है। भगदत्ता, भगदत्ता कुछ ऐसा नाम था इसका, इसके बेटे का, जो कि कौरवों के साथ में मिलकर के पांडवास से इसने जंग की थी और वहीं पर इसको मार दिया गया था। और जिस वक्त इसने महाभारत में, यानी मैं इसकी एज बताना चाहता हूँ, महाभारत के अंदर ये इतना बूढ़ा था, इतनी उम्र हो गई थी इसकी उस जंग के दौरान, कि इसके जो पलकें और जो ऊपर का हिस्सा जो था ना भवों का, वो उसकी आंखों पर गिरता था। ये इतना बूढ़ा हो चुका था। तो वो कहीं पलकें उसकी आंखों के ऊपर ना गिर जाएं, इसकी वजह से वो पेशानी को ऐसा खींच करके अपनी पेशानी पर कपड़ा बांधा करता था। भगदत्ता था इसका नाम। ये नरकासुरा का बेटा था और इसको वहाँ पर बताया गया है कि प्रगज्योतिषा का राजा भगदत्ता। तो महाभारत में भी इस नगरी का एविडेंस मैथोलॉजी के अंदर बहुत हज़ारों साल पुराना इसके अंदर एविडेंस है। कामरूप राज्य, कामरूप डायनेस्टी, प्रगज्योतिषा डायनेस्टी, इसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड। यानी इन शॉर्ट ये राक्षसों की बस्ती थी। यहाँ पर राक्षस लोग राज किया करते थे। ये है कामरूप नगर। कामरूप नगर के बारे में एक वाक़या मैंने भी सुना है। कामरूप नगर के अंदर एक ऐसा इलाका था
एक गांव जंगल के बीच में, जो मैंने बॉम्बे के पंडित से ये वाक़या मैंने सुना था। वहाँ पर एक ऐसा गांव था कामरूप नगर, जंगलों के बीच में। कामरूप नगर तो बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, उसके अंदर एक गांव भी था छोटा सा, कहीं जंगल के बीच में। वो ऐसा गांव था जिसमें सिर्फ औरतें रहती थी। अब देखिए, अगर हम जिन्नात की बात करते हैं तो यहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परी भी वही कैटेगरी में आते हैं, डाकिनी भी उसी कैटेगरी में आती है। तो इस किस्म की ये जो कैटेगरीज हैं वो उसी में आती हैं। उस गांव में वो सारा औरतों का गांव था, वहाँ मर्द कोई रहता ही नहीं था। और औरतें भी सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र के अंदर की। उनकी उम्र मतलब अपने आप को जादू मंत्रों की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल में रखती थी कि उनकी एज उतनी ही होती थी। वहाँ पे कोई मर्द ही नहीं था उस गांव में। असल में इसकी हकीकत पता चली जब एक साधु वहाँ से भाग करके बचा करके बाहर आ गया था। तो जब जा करके इसका पर्दाफाश हुआ था कि इस नगरी में मर्द क्यों नहीं है। असल में उस साधु के बारे में मैंने ये वाक़या सुना था। वो जो बॉम्बे के जो पंडित थे उनके मुँह से मैंने ये वाक़या सुना था। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन थोड़ा मेरे दिल को इत्मीनान हुआ तो मैंने उनसे सुना था, तो वो वाक़या मैं आपको सुना दे रहा हूँ। असल में होता क्या था, उस गांव में जो भी मर्द घुसता था ना, तो उसको वहाँ की जो औरतें होती थीं उसको परिंदा बना लेती थीं, तोता बना देती थीं। तोता बना करके अपने पिंजरे में रखती थीं। ये जो साधु वहाँ से पास हो रहा था, असल में उसको कहीं और जाना था, लेकिन वो उस गांव से पास हो रहा था। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो सारी की सारी औरतें ही हैं, मर्द तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और देखा कि हर घर के बाहर कुछ पिंजरे लटके हुए हैं और पिंजरों में परिंदे हैं। तो खैर रात का करीब वक्त हो गया था, तो ये भी थक गया था। तो उसने चाहा कि किसी घर से कुछ खाना वाना लेकर खा लूँ। तो एक घर के पास रुका और उसने कहा कि मुझे कुछ खाना मिलेगा। तो वहाँ से फ़ौरन बहुत अच्छा खाना भी उसके लिए आ गया। और सेकेंडरी उस औरत ने उसको ऑफ़र भी किया कि अब रात बहुत हो चुकी है, आप यहीं पर आराम कर लें। तो वो जो खाना खाने के बाद में वो जब आराम किया तो उसको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वो एकदम बिल्कुल, जब वो सो गया था, सोने के बाद में जब उसकी आंखें खुली तो उठकर वो क्या देखता है कि वो जो घर के अंदर जो सारी चीज़ें थी वो एकदम बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है उसको, बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी कैद में है। तो बाद में उसको पता चला कि ये परिंदा हो चुका है, तोता हो चुका है। लेकिन ये भी कुछ जादू और सिद्धियाँ जानता था ये साधु भी। तो खैर वो रात के वक्त क्या करती थी, वो जो औरत ने इसको अंदर घर में रखा था, वो रात के वक्त में क्या करती थी, जादू वगैरह कुछ कर करके उसको अपने काबू में वशीकरण करके इसको फिर से इंसान बना देती थी। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद में फिर से इसको परिंदा बना करके उसमें डाल देती थी। तो ऐसे ही कुछ अरसा गुजरता गया। उसके बाद में जैसे इसने उसको इंसान बनाया तो इसने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस औरत को थोड़ा इसने कंट्रोल में लाने, यानी उसका दिल जीतने की कोशिश की इसने। तो बाद में उसने ख़ुद इसको रास्ता बताया, कुछ मंत्र बताए कि इसके बग़ैर यहाँ से भागना मुश्किल है। अगर भेस बदल भी लो तो मैं यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। और फिर उसने परिंदे से इंसान कैसे बनते हैं और इंसान से परिंदा कैसा बनते हैं वो भी कुछ मंत्र इसको सिखा दिए। तो खैर इन शॉर्ट यही वाक़या था कि वहाँ पर एक गांव ऐसा था। तो ऐसी जादू की नगरी थी। इस नगरी का इसीलिए नाम रखा गया है माया नगरी। ये तो हज़ारों साल पुराने, 100 साल पुराने, इतने पुराने वाक़यात हैं इस नगरी के बारे में। लेकिन आज भी बड़े बड़े जो जादूगर हैं उनका नाम कामरूप नगर से क्यों जोड़ा जाता है। आप अभी जान चुके हैं कि कामरूप नगर कौन सा इलाका है। मैंने आपको मैप में दिखा दिया। इनका कैपिटल जो हुआ करता था वो गुवाहाटी हुआ करता था। आज जो आसाम का कैपिटल है गुवाहाटी, उस दौर में भी, मलिचा के दौर में भी, पाला के दौर में भी और वर्मन के दौर में भी इनका कैपिटल गुवाहाटी ही हुआ करता था। तो ये तो हुई वो बात। तो आपको पता चल गया कि आसाम का जो आसपास का जो इलाका है ये कामरूप नगर कहलाता है, प्रगिज्योतिषा नगर कहलाता है। ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन आज भी जादूगरों का नाम यहाँ से क्यों जोड़ा जाता है? ऐसा क्या है कामरूप नगर में, कामरस नगर में? ऐसा क्या है उस शहर में, उस गांव में
उस राज्य में जो आज भी बड़े बड़े साधु, जादूगर, अघोरी और तांत्रिक, खासकर काला जादू करने वाले, तांत्रिक विद्या रखने वाले और बहुत सारे योगी, उसमें बहुत सारे मुसलमानों के भी नाम आते हैं, जिसमें से मशहूर नाम है जो आखिर यहाँ पर जो लास्ट, जिसका नाम कामरूप नगर से जोड़ा जाता है, वो जोगी हैं इस्माइल जोगी, जो आखिर मशहूर यहाँ के जादूगर कह लें या तांत्रिक कह लें या योगी कह लें, आपको जो भी समझना है आप समझ सकते हैं, जिनकी एक मशहूर स्टूडेंट थी जिसका नाम था लूना चमारी। तो हम इंशाअल्लाह इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो है क्या असल में इस गांव में, ऐसा है क्या जो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं? वो है कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या टेम्पल, नीलाचल पर्वत पर, आसाम की कैपिटल सिटी गुवाहाटी में। इंशाल्लाह हम कामाख्या मंदिर के बारे में और कामाख्या देवी के बारे में अगली किस्त में बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।